जो सिंपल रूटीन है उसी रूटीन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के रूटीन में हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप स्टार्ट करो कंपनी रूल से, लेकिन नहीं, आज हम लोग कंपनी रूल से स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हमारा क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा, क्राउन रूल से। ठीक है, क्राउन रूल। लेट्स चेंज द कलर। ब्लू कलर से लिखता हूँ तो आप लोगों को सही लगता है ना, क्योंकि मुझे ब्लू कलर ज्यादा पसंद है। चलिए क्राउन रूल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्राउन रूल स्टार्ट हो चुका था, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे अभी क्राउन रूल को। तो 2 मिनट में फटाफट रिवाइज करेंगे। क्राउन रूल आया, क्राउन रूल आते ही सबसे पहले माइंड में क्या आया था, क्राउन रूल का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट करेंगे। तो सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट करेंगे। तो क्राउन रूल से पहले किनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, कंपनी का। तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने हिट किया, तो कंपनी के पावर को क्या किया, सीज कर लिया। तो कंपनी के पावर को इन्होंने सीज कर लिया। दूसरा क्या हुआ, कंपनी का टेरिटरी जहां जहां रूल कर रहा था वहां पे रूल किसका हो गया था, क्राउन का। ये पहला था, एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट हुआ था। दूसरा, चलिए वंडरफुल, दूसरा क्या था, तो डबल। चलिए आप लोग भी चैट कॉलम में लिखते जाइए, जितना आप लोग लिख पा रहे हैं बस सही है। और यहाँ पे आप देखते चलिए कि कुछ भी ऐसा पार्ट आपसे मिस तो नहीं हो रहा है ना, आप सब कुछ को रिकॉल कर पा रहे हैं ना। दूसरा क्या हुआ था, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट को इन्होंने एंड किया था, एबोलिश किया था। अब ये डबल गवर्नमेंट आया कब था कि इसको एबोलिश किया गया था, तो डबल गवर्नमेंट आया था पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, इनको एबोलिश किया गया। डबल गवर्नमेंट में क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, वंडरफुल। डबल गवर्नमेंट, बहुत कुछ लोग बता रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो चलिए क्राउन को यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि क्राउन जो था ना, उसको एम्पावर किया गया था कि अब आप जो हैं वो गवर्नर जनरल और जो प्रोविंस के गवर्नर हैं उनको आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्राउन को ये पावर दिया गया था कि आप गवर्नर जनरल को भी और जो प्रोविंस के गवर्नर हैं उनको भी अब आप अपॉइंट कर सकते हो। तो क्राउन को इतना पावर दे दिया गया था, वंडरफुल। उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, काउंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या अकेले काम करेगा ना, तो इनके लिए क्या चाहिए था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए कोई एडवाइजरी बॉडी चाहिए था। तो किसका क्रिएशन हुआ था, काउंसिल ऑफ इंडिया का क्रिएशन हुआ था, काउंसिल ऑफ इंडिया। वंडरफुल, काउंसिल ऑफ इंडिया का क्रिएशन हो चुका है। अब क्या था, अब डेजिग्नेशन चेंज हुआ था। हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, रियाज अहमद, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इस पार्ट पे मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया था, गवर्नेंस गलत है, गवर्नेंस नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नेंस कहाँ से आ जाएगा अभी, क्या ये सोवरेन पावर है, तो पारामाउंटेंसी में हम लोग जी रहे थे, तो पारामाउंटेंसी में गवर्नेंस का पार्ट कहाँ से आ जाएगा। कल मैंने बताया था ना, पारा माउंटेंसी और सोवरेन पावर के बीच का डिफरेंस। पारा माउंटेंसी क्या होता है, एक तरीके का इलीगल पावर होता है। तो इस चीज का ध्यान देना है, इट इज नॉट गवर्नेंस, इट इज गवर्नेंस। ठीक है, अब वंडरफुल, क्या चेंज किया गया, डेजिग्नेशन चेंज किया गया था। डेजिग्नेशन क्या हो गया था, हाँ, मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वंडरफुल, बहुत सही। अब डेजिग्नेशन क्या हो गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या हो गया था ये, वॉइस राय, वॉइस राय। वंडरफुल, कौन बने थे वॉइस राय पहले, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने थे, 18, आप लोग लिखते चलिए चैट कॉलम में, मैं देख रहा हूँ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट में बने थे, आंसर इन द चैट कॉलम ओनली। कोई भी कॉपी नहीं पलटेगा, कॉपी नहीं पलटना है, नो कॉपी, आंसर करिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट में बने थे, अरे गलत हो गया राहुल, इट्स रॉन्ग। जगतार सिंह इमरान, वेल डन, 1833। सबसे पहले, इसको मैंने इसीलिए आपको, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब आप पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जहां भी आएगा ना, तो तीनों याद रखना है। इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773, देन 1833 एंड देन 1853, दैट इज वॉइस राय। इसको तीनों एक साथ याद रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को कि आपको इस चीज को याद रखना है इस तरीके से।
वंडरफुल। 1833 अब सब सही बता रहे हैं। अब क्या हुआ, वायसराय क्रिएट हो चुका है। अब भी और भी कुछ हुआ था क्या इसमें? और भी कुछ हुआ था? आई थिंक इतना ही था। इसके बाद क्या आया था? इसके बाद 3 एक्ट आया था। कौन कौन सा एक्ट था? तो 1861 का स्पीच, किसका माइक ऑन है? सरदार सिंह जोहरत, जोहरत प्लीज माइक म्यूट करें प्लीज। आप लोग माइक ऑन नहीं करें। मैं आप लोगों को बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा। आपका जब पॉलिटी ओवर होगा ना, या कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा ना, आपको दोबारा किताब पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कभी आप दोबारा किसी बुक को भी नहीं पलटोगे अगर आप मेरे से बहुत मन लगा के पढ़ोगे तो। मैं बहुत ही फ्रेंडली नेचर का टीचर हूँ। मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता हूँ, रेयरली मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन पढ़िए, पढ़ते समय डिस्टर्बेंस नहीं। मैं बात भी बहुत करता हूँ। आप एक बार तो आपके क्लास में एफए का जब मैं बैच ले रहा था तो पूरा क्लास में बात ही करते रह गया था। बट पढ़ाई भी जिस समय करना था पूरे मन से करना है, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को मौका भी दूंगा, आप मेरे बारे में भी जानेंगे, मेरे बारे में आप जो बात करना चाहेंगे मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगा। बट अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब 1861, तो 1861 में जब हम लोग एंटर किए थे तो ये क्या थॉट था? 1858 में क्या था कि अब कॉपरेशन चाहिए था इंडियंस का। तो इंडियंस का कॉपरेशन कैसे होगा? क्या पावर को सेंट्रलाइज करके इंडियन का कॉपरेशन होगा? नहीं। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू गेट कॉपरेशन, वेरी गुड रियाज, मुबासिर, वंडरफुल, डिसेंट्रलाइजेशन। तो बिगनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था? बिगनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था। वेट एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पार्ट है ये। फिर सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था, अब बिगनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और फिर एक पार्ट आएगा जब डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे होगा, ठीक है। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे हुआ किस एक्ट में, तो हम लोग आगे देखेंगे। बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? 1773 में। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे कब पहुंचा था? सेंट्रलाइजेशन में पीक पे कब पहुंचा था? 1833 में। फिर बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ है? 1861 में। और चौथा भी आपको याद रखना है, तो आप कहीं पे कॉपी पे नोट कर लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, किस एक्ट में पढ़ेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। वंडरफुल। चलिए, अब डिसेंट्रलाइजेशन का बिगनिंग हुआ था, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ था? अब धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को इंक्लूड करना था, इंडियंस को इंक्लूड करना था। तो इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्लूड होना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये तो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल से चेंजिंग आया था। अब एग्जीक्यूटिव पार्ट में क्या चेंज आया था? हाँ, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही हो गया ना रीस्टोरेशन ऑफ पावर। जो 1833 का जो पावर जो ले लिया गया था, जो डिप्राइव कर दिया गया था, वो वापस लाके पावर दे दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था? एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या चेंजेज आया था? एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या चेंजेज आया था? अच्छा हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अरे वंडरफुल, मैं इस पॉइंट को भूल गया था। वंडरफुल, किसने बताया? मुबासिर, क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के साथ और क्या क्या था? आगरा गलत आपने बताया, बंगाल और पंजाब था ना। बंगाल था, पंजाब था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। वंडरफुल। इसके बाद क्या हुआ था? लेजिस्लेटिव काउंसिल तो देख लिया, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंजिंग आया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसी एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम। वंडरफुल, पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये किसके द्वारा किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अरे वंडरफुल, वायसराय, फर्स्ट वायसराय कैनिंग के द्वारा। अब और क्या हुआ था एग्जीक्यूटिव बॉडी में? तो जो वायसराय थे, वंडरफुल, आप लोग पहले ही बताने लगे, ऑर्डिनेंस। बस जैसे ही आप ऑर्डिनेंस बताए ना, मैं समझ गया कि अब आपको पता है। चलिए, ये तो आपका 1861 क्लियर हो गया है। अब 1861 के बाद हम लोग कहाँ एंटर करते हैं? 1892 के पार्ट में एंटर करते हैं। ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 में हमने क्या देखा था, क्या हुआ था 1892 में? अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 में और भी कुछ मिस हुआ है क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं मिस हुआ होगा ना, सब तो हम लोग कर लिए ना। सर वी हैव टू पेन डाउन, सो थोड़ी स्लो पढ़ाएं। रियाज, किसने बोला पेन डाउन? ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, राजन, राजन मनहंस, यस सर, यस ये सर, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। यस सर। सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है सर आज। अच्छा, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है? नहीं नहीं, मैं बहुत ही स्लो जी पढ़ाता सर हूँ, ये जी। मैं रिवाइज करा रहा हूँ,
ठीक है, इसलिए आपको फास्ट लग रहा होगा। जी, मेरे पढ़ाने का ठीक तरीका ये है, जब भी ओ क्लास में आएंगे ना तो जो लास्ट ठीक क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ठीक कोई है बात सर, नहीं, ठीक आप है, मैं रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग सेशन देख देख लूंगा लीजिए। लास्ट। आप ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके चलिए। अब जी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ था? लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंज आया था। अब किस तरीके का चेंजेज आया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में? लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरीके का चेंजिंग आया था? सेंट्रल और प्रोविंस दोनों में आया था। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ सेंट्रल और प्रोविंस दोनों में आया था, सेंट्रल और प्रोविंस। तो प्रोविंशियल सेंट्रल भी और प्रोविंस में भी आ गया था, लेकिन सेंट्रल का हमें पता है क्या किस रेंज में गया था, 10 to 16। लेकिन प्रोविंस का हमें नहीं पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंस में जो मेंबर्स ऐड हुए थे वो कितने हुए थे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, 1892 में। अब और क्या हुआ था 1892 में? तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी ऐड हो रहे थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी। बजट अनाउंस इन ब्रिटिश इंडिया। बजट सबसे पहले कब अनाउंस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में? 1860 में ना। इस एक्ट में बजट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, 1860 में सबसे पहले बजट अनाउंसमेंट हुआ था। इसमें ये लिखा गया है कि जो मेंबर्स थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उनको ये पावर दिया गया था कि आप बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, डिस्कशन ऑन बजट, वंडरफुल डिस्कशन। ठीक है, चलिए। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनके साथ क्या हुआ था? तो नॉन ऑफिशियल मेंबर को कौन कौन अपॉइंट करेंगे? तो दोनों जगह पे नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट होंगे, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा प्रोविंस लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो थे, सेंट्रल लेवल पे जो अपॉइंट हो रहे थे, किनके द्वारा अपॉइंट हो रहे थे? हाँ, इम्पावर टू डिस्कस हो गया, अब आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, वायस राय, वंडरफुल, वायस राय के द्वारा ये हो रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किनके रिकमेंडेशन पे? किनके रिकमेंडेशन पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल सबको ही बता रहे हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सबको ही बता रहे हैं। हाँ, वंडरफुल जगतार सिंह, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यस ये भी तो था ना, दोनों आपको याद रखना है, एक याद नहीं रखना है। हाँ मुबासिर, आपने भी बहुत सही बताया, सब आप सही बता रहे हैं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों ही थे। ठीक है, और प्रोविंशियल लेवल पे कौन अपॉइंट कर रहे थे? तो जो प्रोविंस के गवर्नर थे वो अपॉइंट कर रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम। तो जो भी वहाँ का लोकल बॉडीज होगा उनके रिकमेंडेशन पे, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे यूनिवर्सिटीज, जो वहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह थे, ट्रेड एसोसिएशन के जो मेंबर्स वगैरह थे, जो वहाँ पे चैम्बर्स था। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और इसमें और क्या हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था कि ये इस चीज पे डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन वाला पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब आज किस पे हम लोग चलने जा रहे हैं? आज हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं? हाँ, गवर्नर, जमींदार, भाई गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीबी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर, इतना याद है, बहुत है, बहुत है। आपसे बस यही पूछा जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर कब अपॉइंट होना शुरू हुए थे, किस एक्ट में, अगर आपको ये याद है बहुत है। किसके रिकमेंडेशन पे? तो जो सेंट्रल लेवल पे है ना उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोविंशियल लेवल पे है उनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग किसमें पढ़ने जा रहे हैं? 1909। यहाँ तक में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर है? चलिए, दोज हु आर न्यू इन द क्लास, आप पहले मुझे बताइए क्यों नहीं कि आप क्लास में न्यू हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या, आपका बैकग्राउंड है और सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर, ओके। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट कंसीडर किया जाता है। इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। या तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहेंगे या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहेंगे, दोनों ही इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके ओके, यस रूही, आई फॉरगॉट, मुझे जूम करना था। वेट, देखिए,
अब ये जो 1909 का जो एक्ट आया था, जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया था, ये बहुत सारा उस समय तक एक रिवॉल्यूशन सा आ गया था। उस रिवॉल्यूशन के बाद आया था, जैसे बहुत सारा मूवमेंट आया था। अब ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं अभी हिस्ट्री का क्लास नहीं ले रहा हूँ, दो आई नो, बट इतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आने से पहले क्या क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, मैम आपको पढ़ाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था, फिर सूरत स्प्लिट हुआ था जो कांग्रेस का हुआ था 1907 में। उसके बाद जब इन सब के बाद, जब सूरत स्प्लिट के बाद ना, मॉडरेट्स जो मेंबर्स थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो डिवीजन हुआ था, तो जो मॉडरेट्स मेंबर थे ना, उनका काफी एक्सपेक्टेशन था, ह्यूज एक्सपेक्टेशन था इस एक्ट से कि कुछ अच्छा होगा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में। ठीक है, तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में देखते हैं क्या हुआ था। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हिट कर रहे थे। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट हो चुका है ना, 1861 में भी आपने देखा कि वहां पे जो इंडियंस को इंक्रीज किया जा रहा था वगैरह वगैरह। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंजेस स्टार्ट हो चुका था। तो इट एस्टैब्लिश्ड इंडियन डोमिनेंस इन द प्रोविंशियल बट नॉट सेंट्रल और लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो इंडिया का जो डोमिनेंस था ना, प्रोविंशियल लेवल पे, नॉट सेंट्रल लेवल पे, दो पार्ट था, एक आपका सेंट्रल पार्ट था और दूसरा आपका प्रोविंशियल पार्ट था। जैसे आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे तो एक आपका सेंट्रल पार्ट है, पूरा होल इंडिया जिसका पार्लियामेंट जैसे दिल्ली में है, और दूसरा आपका हर स्टेट का अलग अलग पार्ट है। तो उस समय भी इसी तरीके का था कि एक आपका सेंट्रल पार्ट था और दूसरा हर स्टेट का अपना अपना, हर स्टेट को उस समय प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, तो उस प्रोविंस में वो डिवाइडेड था। तो जो इंडिया का जो डोमिनेंस था ना, जो इंडियंस का जो डोमिनेंस था, वो प्रोविंस लेवल पे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट नहीं हुआ था। कहाँ पे? तो लेजिस्लेटिव बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ भी क्या हुआ था? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इंक्रीज किया गया था। तो अभी तक कितना था? 10 to 16 के रेंज में थे ना, मैक्सिमम 16 हो सकते थे सेंट्रल लेवल पे। तो अब क्या किया गया था कि अगेन सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों लेवल पे चेंज किया गया था। लेकिन हमें सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का याद रखना है, क्योंकि हर प्रोविंस का याद रखना पॉसिबल तो नहीं है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो 10 to 16, अब ये इंक्रीज हो गए, कितना हो गए थे? तो 16 to 60। ये जो मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंक्रीज हुए, ये 16 से 60 अब हो गए थे। पहले मैक्सिमम 16 था, अब क्या हो गया था? 60 हो गए थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या सिर्फ सेंट्रल लेवल पे चेंज हुआ था, प्रोविंशियल लेवल पे नहीं चेंज हुआ था? नहीं, दोनों जगह चेंज हुआ था, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। प्रोविंस लेवल पे जो चेंज हुआ था, उस चेंजेस को डेटा में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म चेंजेस नहीं था। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन प्रोविंस द इंक्रीज वाज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, तो उनके पावर को भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा था। अब वो लोग, पहले आपने देखा कि अभी 1890 इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 देखे थे, तो उसमें क्या था कि वो लोग वहां पे सिर्फ डिस्कशन कर सकते थे बजट पे। लेकिन इस केस में क्या था? बजट पे डिस्कशन के साथ साथ बजट से रिलेटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री मैटर्स होता है, उन सब चीजों पे भी वो अब डिबेट कर सकते थे, वो खुल के बोल सकते थे। जैसे बजट पे सिर्फ डिस्कशन नहीं, बजट से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री मैटर्स वगैरह होता है, इस पे भी वो आप खुल के बोल सकते थे। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक बहुत ही मेजर चेंजेस आया था, जिसको बोलते हैं राइज ऑफ कम्युनलिज्म। सबसे पहले कम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन इसी में हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। कम्युनलिज्म का क्या मतलब होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है, देखिए, सपोज करिए कि इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, बहुत सारा है। तो कॉमनलिज्म का मतलब होता है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट जब आता है, कि जैसे हिंदू वोटर होंगे ना, तो वो हिंदू वाले पर्सन जो वहां पे पोलिंग के लिए जो खड़े होते हैं, तो सिर्फ वो उनको इलेक्ट करेंगे। जो मुस्लिम के लिए जो खड़े होंगे, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन होगा वो सिर्फ उनको इलेक्ट करेगा। जो पोलिंग जो होता है, तो वो सिर्फ पर्टिकुलरली, जैसे कि अभी क्या है, जनरल है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है, तो कोई भी उनको वोट कर सकता है, बीट मुस्लिम, बीट हिंदू, बीट सिख, बीट क्रिश्चियनिटी, वट एवर इट इज। बट उस समय क्या था? कॉम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ, ठीक है, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी जो भी आप बोल रहे हैं, बट कॉम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन होने से ना, डिवीजन आपस में क्रिएट होने लगा था। जो ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये काफी दिमाग से इन्होंने रूल किया था।
ये डिवाइड एंड रूल इनका पॉलिसी था कि आपस में लड़ाई करवाओ। तो ये था राइज ऑफ कम्युनलिज्म। इट इंट्रोड्यूस्ड separate electorate where seats were reserved for Muslim and in which only Muslim would be polled. It marked the beginning of communal representation in India. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइज ऑफ कम्युनलिज्म किस पार्ट में आया था? तो इट वाज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कम्युनलिज्म एडवांस फॉर्म में कब आया था? हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बाद वाला जो एक्ट है ना, उसमें कम्युनलिज्म और भी बढ़ चढ़ के आ गया था। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो कम्युनलिज्म कब स्टार्ट हुआ था? तो कम्युनलिज्म स्टार्ट हुआ था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। अब इसमें जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ना, इनसे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको फर्स्ट इंडियन है जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किए थे। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो बहुत इजीली सब ज्वाइन कर रहे थे ना, इंडियंस का डोमिनेंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंस लेवल पे भी देखा जा रहा था, सेंट्रल लेवल पे भी इंडियंस को ऐड किया जा रहा था क्योंकि इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था। बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक इंडियंस को ऐड नहीं किया गया था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी इंक्रीज नहीं किया जा रहा था। 6 ही मेंबर तो थे ना, जो उस समय एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था, तो दोनों में 6-6 मेंबर्स थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वैसे ही 6 मेंबर्स के ही दम पे अभी तक चल रहा था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स इंक्रीज हो रहे थे। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। उनको कैसे अपॉइंट किया गया था? तो एज अ लॉ मेंबर उनको अपॉइंट किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था। This act had a separate preamble which declared that the objective of British government was gradual introduction of responsible government in India. ये जो एक्ट आया था ना, इस एक्ट का अपना एक प्रियम्बल था और उस प्रियम्बल में क्या ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह इंक्रीज कर रहा है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। इंडियंस को ये विश्वास दिलाया जा रहा था, ये फेथ उनके अंदर डेवलप किया जा रहा था कि नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। गुड गवर्नमेंट का पार्ट कब आया था? गुड गवर्नमेंट का पार्ट कब आया था? गुड गवर्नमेंट का पार्ट कब आया था? आंसर इन द चैट कॉलम। 1858। वंडरफुल। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन कब हुआ है? 1919 में। 1919 में इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ भी अगर बहुत बड़ा एक्ट आता है तो क्या होता है? सबसे ज्यादा हिट कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट होता है। तो इन्होंने भी अब इस एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट किया था और ये एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हिट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और वही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को क्लास में कराऊंगा, ठीक है। इसलिए इस एक्ट को अच्छे से समझिए। सेम क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो सिविल सर्विसेज, अभी मैं बता देता हूँ 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बट कोई भी बुक अभी खोल के उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेगा। इट डिमार्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसमें क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इस सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिमार्केट किया गया था, ठीक है, मतलब अलग अलग किया गया था। द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, जैसे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी डिमार्केट कर दिया गया था। अब क्या था? जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं, उनको ऑथराइज किया गया था कि आप अपने अपने सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाइए। सेंट्रल लॉ जो बनता है, स्टेट लॉ जो आपका बनता है, तो उसी तरीके से सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को डिमार्क ऑथराइज किया गया था कि आप अपने अपने सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे, ठीक है।
डिस्पाइट दीज रिलैक्सेशंस, ये रिलैक्सेशंस तो दिया गया कि सेंट्रल लेवल अलग होगा, आपका प्रोविंशियल लेवल अलग होगा, लेकिन फिर भी क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो अभी भी यूनिटरी था, वो सेंट्रलाइज्ड था। इनको पावर जरूर दे दिया गया था कि आप स्टेट लॉ में आपको जो प्रोविंस में आपको जो फील होता है आप उसके बेसिस पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ही होगा, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया है, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल एंड एट द सेंट्रल लेवल दोनों। तो नहीं, डायरेक्ट डायरकी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था ना वो सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोडक्शन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितनी एग्जाम अगर आप देंगे डायरकी पे अगर क्वेश्चन आया तो हर चौथे एग्जाम में से, ये मैंने डायरी क्यों लिख दिया, डायरी लिख दिया था, हर चौथे एग्जाम में से एक क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेगा कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। और इस डायरकी का क्या मतलब था, रिपीट करूं? ओके, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया था। सेंट्रल मतलब जैसे कि आपका सेंटर का रूल होगा, सेंट्रल सब्जेक्ट होगा तो उस पर सेंटर अपना लॉ बनाएंगे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट मतलब जैसे स्टेट्स आज के डेट में, तो उस समय वो प्रोविंस था, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पावर दिया गया था कि आप अपना रूल, आप अपना लॉ बनाइए जो आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को डिमार्केट कर दिया गया था। ठीक है, इनको डिमार्केट करने के बाद का ये मतलब नहीं था कि सेंटर अलग हो गया और प्रोविंस अलग हो गया। अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर था ना वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ही था। इनको पावर जरूर दे दिया गया था, लेकिन अभी भी सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास था, तो सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम अथॉरिटी था। उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा पार्ट, कि डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ था प्रोविंशियल लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज याद रखना है कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ था। डायरकी का इंट्रोडक्शन आपका सेंट्रल लेवल पे नहीं हुआ था। डायरकी का मतलब होता है, जस्ट बता रहा हूँ, डायरकी का मतलब होता है डबल, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है कि यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट होता है ना वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, और दूसरा जो होता है ना वो अकाउंटेबल नहीं होता है, नॉट अकाउंटेबल। ये आपका डुअल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अगर डबल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया तो आप किसके तरफ जाएंगे, डबल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया तो आप किसके तरफ जाएंगे, डबल गवर्नमेंट मीन्स, डबल गवर्नमेंट किस एक्ट में आया था, 1784। ठीक है, बट माइक ऑन नहीं करना है। और अगर डायरकी पे क्वेश्चन आता है तो ये डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट दोनों में अंतर है। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट में उनके फंक्शंस को अलग किया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। बट यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का मतलब था कि दो इंडिपेंडेंट बॉडी था, दो इंडिपेंडेंट बॉडी था, दोनों अलग। एक जो बॉडी होगा ना वो अकाउंटेबल बॉडी होगा, और जो दूसरा जो बॉडी था ना वो नॉन अकाउंटेबल बॉडी था, वो अकाउंटेबल नहीं था। ठीक है, ये जो भी डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये प्रोविंशियल लेवल पे ही हुआ था इस डायरकी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था डायरकी में, तो सब्जेक्ट्स जो थे ना प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, वेट मैं आपको एक फ्रेश पेज में पहले ये समझाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए 1919 एक्ट आया, 1919 एक्ट में ये बोला गया एक आपका सेंट्रल और दूसरा आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, एक आपका सेंट्रल सब्जेक्ट हो गया, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होंगे वो सेंट्रल सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे, और प्रोविंस को दे दिया गया कि आप प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाइए। अब इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट में प्रोविंस पे यहाँ पे डायरकी सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब DIARCHY में बार बार डायरी क्यों लिख रहा हूँ, डायरकी सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, अब इस डायरकी सिस्टम में क्या हुआ था कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था, एक आपका था ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, और दूसरा आपका था रिजर्व्ड, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट बोलने का ये मतलब नहीं है कि ये कहीं से ट्रांसफर होके आ रहा था और ये कहीं पे रिजर्व था, इनका नाम है, बस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नाम दे दिया गया था, वैसे रिजर्व सब्जेक्ट नाम दे दिया गया था। तो जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था ना, ये कौन इस पे लॉ बना सकता था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बहुत सारा मैटर्स था,
ये अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा मैटर था। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन इस पे लॉ बनाता था। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उस पे लॉ बनाने का पावर किसके पास था? तो प्रोविंशियल जो गवर्नर थे उनका पावर था। लेकिन क्या प्रोविंशियल गवर्नर अपने बेसिस पे वो लॉ बनाएंगे? क्या प्रोविंशियल गवर्नर को किसी का हेल्प का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? टेल मी यस और नो। पिट्स नहीं, पिट्स नहीं, पिट्स कहाँ? अभी आप लोग 1784 क्या बता रहे हैं? पहले का नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मैं पूछ रहा हूँ जो दो सब्जेक्ट था, एक था ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व्ड। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएंगे और रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएंगे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, रिजर्व्ड सब्जेक्ट किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा? Transfer, sir, with the aid of ministers, with the consent of ministers. Whereas reserved वंडरफुल। subject is governor is not responsible. विदाउट एड, वंडरफुल। Is देखिए जो not bound. ट्रांसफर बस हो गया, मैं समझ गया कि आप लोग को आता है। देखिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में ना एड ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के हेल्प से बनाया गया था। तो जो एड ऑफ मिनिस्टर्स जो था ये अकाउंटेबल होंगे। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे जो लॉ बनता था वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर था ये लॉ बनाने का? गवर्नर के पास। और ये गवर्नर विदाउट एड ऑफ मिनिस्टर्स। अभी जैसे होता है ना विद द हेल्प ऑफ एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उस समय भी इसी तरीके का था, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। तो एड मिनिस्टर्स के हेल्प से जो बनाएंगे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें विदाउट एड ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के एड के बिना ये लॉ बना रहे थे। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि 1919 में क्या हुआ था? 1919 में दो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था, एक आपका सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, बस सेंटर को पावर दे दिया गया था कि आपके सेंटर के पास वैसे ही पावर था। सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था, ये आपका सेंट्रल लिस्ट है, ये आपका स्टेट लिस्ट है, इसी तरीके से। अब स्टेट सब्जेक्ट जो भी था उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसी को बोलते हैं डायरकी। यहाँ पे दो सब्जेक्ट का डिमार्केशन, डुअल गवर्नमेंट का डिमार्केशन। यहाँ पे एक अकाउंटेबल था और दूसरा अकाउंटेबल नहीं था। तो आपने वहां पे जो सब्जेक्ट्स था उस सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ और दूसरा आपका रिजर्व सब्जेक्ट हुआ। ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएंगे, कौन रूल्स बनाएंगे? तो गवर्नर ही बनाएंगे, बट गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था उस पे गवर्नर विदाउट एड ऑफ मिनिस्टर्स। यही है आपका डायरकी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही आपका डायरकी का कॉन्सेप्ट। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इतना तो समझ में आ गया कि डायरकी ये था, बट आजकल आज तक सुनते आ रहे थे कि डायरकी थोड़ा सा टफ है, ये है वो है, समझ नहीं आता था डायरकी में क्या था। तो देखिए डायरकी में बस यही था और डायरकी में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब इससे ज्यादा आपको डायरकी में क्या समझना है आप बताइए? इससे ज्यादा आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि डायरकी में कुछ समझने के लिए है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि डायरकी में समझने के लिए कुछ है? एक्सक्यूज मी सर, काउंटेबल, आपने जो बोला ठीक है, और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों चीज मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मैं यही आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। अकाउंटेबल, एड ऑफ मिनिस्टर, ओके ओके ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या आता था? बस मैं इसी से चीज का वेट कर रहा था कि आप लोग जरूर पूछेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या आता था, ट्रांसफर, सब कुछ मैं बताता हूँ। ये मैं आपके क्यूरियोसिटी को जज कर रहा था। एक ट्रांसफर था और एक रिजर्व सब्जेक्ट। प्लीज अब आप लोग सबको माइक बंद कर ले। रिजर्व सब्जेक्ट, अच्छा क्लास ओवर होने वाली है, ऐसा करते हैं कि आप लोग रीज्वाइन करिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। रीज्वाइन।